प्रभा जी सुबह 5 बजे कमरे में बैठकर भगवान जी की पूजा कर रही हैं। जैसे ही वो पूजा की घंटी बजाती हैं, तभी पास में ही बहू के कमरे से आवाज आती है, माँ जी इतनी सुबह सुबह उठकर घंटी बजाने लगती हो, कोई और काम नहीं है क्या? सुकून से सोने भी नहीं देती हो। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सुबह 5 बजे उठकर हम लोगों की नींद डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सुबह 5 बजे ही पूजा करनी है। अरे 10 बजे पूजा कर लोगी तो कौन से तुम्हारे भगवान जी नाराज हो जाएंगे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी नींद डिस्टर्ब करनी है। बहू गुस्से में लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। प्रभा जी रामायण के पाठ को धीरे धीरे करने लगी। तभी बहू प्रभा जी के कमरे में आती है, कहती है, क्या माँ जी, तुम्हें पता है इतवार हफ्ते में एक बार ही आता है और इतवार को हम दोनों को देर तक सोने की आदत है। आज तनय और तुम्हारे बेटे की छुट्टी होती है। वैसे तो मुझे रोज सुबह सुबह सबका टिफिन बनाने के लिए उठना ही पड़ता है, तो कम से कम आज के दिन तो मुझे सुकून से सो लेने दिया करो। सुबह सुबह घंटी बजाकर हम सबको जगाकर दिमाग खराब कर देती हो। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल किया करो। पूरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। चिल्लाकर बहू अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर लिया। कमरे में बैठे हुए प्रभा जी के पति मनोहर जी कहते हैं, भगवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है थोड़ा लेट उठा करो, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा है, और वैसे भी अब तुम्हारा बुढ़ापा है, तो इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? अब थोड़ा सा शरीर को आराम दो। पूजा करने के बाद प्रभा जी कहती हैं, क्या करूं, मेरी तो हमेशा से सुबह 5 बजे जागने की आदत रही है और सुबह सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती हूँ। अगर मैं देर से उठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी आदत को नहीं बदल सकती हूँ। हाँ, कल से पाठ धीरे धीरे करूंगी जिससे बहू को आवाज न जाए, लेकिन क्या करूं, मैं तो कितने भी धीरे पाठ करूं फिर भी बहू जरा सी आवाज में जाग जाती है। मनोहर जी कहते हैं, ठीक है, तुम बहू की बातों से ज्यादा परेशान मत हो और ये सब छोड़ो। ये बताओ, आज इतवार है और मेरे लिए नाश्ते में क्या बना रही हो? बहुत दिनों से बेसन के चीले नहीं खाए, आज मेरे लिए तुम बेसन के चीले बना दो। पिछले 1 महीने से बहू से बेसन के चीले बनाने के लिए कह रहा हूँ। कल भी मैंने उसे बेसन के चीले बनाने के लिए कहा था, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि पिताजी सुबह सुबह मेरे लिए इतने काम होते हैं। अब बच्चे का टिफिन पैक करूं कि घर का खाना बनाऊं कि तुम्हें बेसन के चीले बना कर दूं? मुझसे इतनी सारी चीजें नहीं बनाई जाती हैं, जो बनाया है वही खा लो। बहू भी ठीक कहती है, सुबह सुबह उसे बहुत सारे काम होते हैं। प्रभा जी अपने पति की बात सुनकर मन में सोचने लगती है, मैं भी बहू से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मुझे पालक की कढ़ी खानी है, लेकिन बहू कढ़ी बनाने ही नहीं देती है। जब भी उससे कढ़ी बनाने की बात करो तो कहती है कि कढ़ी ना तो आपके बेटे को पसंद है और ना ही तनय खाता है, इसीलिए घर में कढ़ी नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा, और आंचल को भी कढ़ी पसंद नहीं थी। एक वजह ये भी थी कि उसे दो दो सब्जियां बनानी पड़ेंगी, इसीलिए वो घर में कभी कढ़ी बनाने नहीं देती थी, ना तो खुद बनाती थी और ना ही बनाने देती। तभी मनोहर जी कहते हैं, क्या सोच रही हो प्रभा, मैं नहा कर आता हूँ, तुम तब तक बेसन के चीले बना लो। दरअसल रविवार के दिन प्रभा जी अपना और अपने पति का नाश्ता खुद ही बनाती हैं, क्योंकि बहू 10 बजे सोकर उठती है और 6 बजे तक अपनी पूजा करने के बाद प्रभा जी रसोई में गईं। अपने और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाई। चीले बनाने के लिए प्रभा जी ने रसोई में सब जगह बेसन देख लिया, लेकिन उन्हें बेसन नहीं मिला। पहले मन हुआ कि बहू से पूछ ले कि बेसन किधर रखा है, लेकिन उनके कदम किचन में ही रुक गए कि अगर बहू को पूछने गई और उसे जगाया तो वो फिर से गुस्सा करेगी। इससे अच्छा किचन में जो रखा है वही खा लेते हैं। किचन के डब्बे को खोलकर प्रभा जी देखने लगती हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक डब्बे में उन्हें एक बिस्किट का पैकेट रखा मिला। चाय के साथ उसको लेकर आ गई। 10 बजे तक प्रभा जी की बहू रसोई में आई तो चिल्लाती हुई बोली, माँ जी, मैंने तनय के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, वो कहाँ पर है? दिख नहीं रहा है। माँ जी जरा रसोई में तो आओ, मुझे वही बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर दो। प्रभा जी हड़बड़ाते हुई रसोई में आती हैं। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ जी, मैंने डिब्बे में तनय के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। प्रभा जी कहती हैं, बेटा उस बिस्किट के पैकेट को तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने खा लिया है, चाय के साथ। आंखें तरेरती हुई आंचल कहती है,
क्या बिस्किट आप दोनों ने खा लिए? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहू, तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा, और चाय के साथ रसोई में मुझे कुछ खाने को दिख नहीं रहा था। नमकीन भी खत्म हो गई। तुम्हारे ससुर जी को बेसन के चीले खाने थे। उसे बनाने के लिए मैंने पूरी रसोई में बेसन ढूंढा, मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बिस्किट के पैकेट के साथ ही हम दोनों ने चाय पी ली। सुबह सुबह खाली चाय पी भी नहीं जाती है। तुम्हारे ससुर जी को पेट में गैस बन जाती है। पर तुम चिंता मत करो, अभी तो तने सोकर भी नहीं उठा है। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहकर उसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी मंगवा दीजिए। आप भी ना सुबह से एक तो जगाकर पूरा मूड खराब कर देती हैं, ऊपर से रसोई की चीजों को भी नहीं छोड़ती हैं। बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? जैसे मैं दूसरों की रसोई में हूँ। अपने ही रसोई से कोई चीज उठाकर खा ली तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया है? और अब क्या, एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? आज बड़ी मुश्किल से प्रभा जी ने हिम्मत करके बहू से कह दिया, लेकिन जब देखो तब बहू उन्हें रसोई में आने से रोक टोक करती थी और उन्हें कोई भी चीज खाने से मना करती थी। थोड़ी देर में मनोहर जी ने पास की ही दुकान से बिस्किट के पैकेट लाकर रख दिए। आंचल कहती है, माँ जी, तुम लोगों का चाय नाश्ता हो गया है तो अब ऐसा करिए, मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल कर रखी हैं, उनको फटाफट से काट देना। आज मुझे ढेर सारा खाना बनाना है। मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उन सबसे मिली नहीं थी। मुझे भी उनके पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने भाई भाभी और बहनों को अपने घर पर ही बुला लिया है। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप सारी सब्जियां काट लेना, आटा लगाकर रख लेना, और हाँ, घर की साफ सफाई भी कर लेना। बहू, मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें तो पता है, ज्यादा देर खड़े रहने से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। तुम नहाने जा रही हो, उससे पहले कम से कम घर की साफ सफाई तो करती जाओ। मैंने तो नहा लिया है। नहाने के बाद मुझसे साफ सफाई का काम नहीं होता है। पूरे कपड़े गीले कर लेती हूँ, दोबारा से नहाना पड़ेगा। मैं रसोई में सहायता कर दूंगी, पर साफ सफाई का काम तुम ही कर लो। क्या माँ जी, आप भी बच्चों की तरह बात करती हो? मैं तो इतना सारा साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। मजाल है कि मेरा दुपट्टा भी भीग जाए, और आप पूरी साड़ी को भिगो के रख लेती हैं। बात बात पर आंचल अपनी सास का अपमान करती रहती थी। जब भी मौका मिलता था अपनी सास की बेइज्जती करने से पीछा नहीं हटती थी। घर का सारा काम तो करा लेती थी, लेकिन कभी भी उसके मुंह से अपनी सास के लिए 2 शब्द तारीफ के नहीं निकलते थे। वो तो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कब वो अपनी सास को 4 बातें सुना सके और उनमें कमियां निकाल सके। खुद को बहुत होशियार समझती थी और अपनी सास को बेवकूफ समझती थी। वो तो कभी प्रभा जी के लाड़ प्यार को समझ ही नहीं पाई कि प्रभा जी उसे अपना समझकर ही उसकी सहायता करती हैं। बहू के मायके वालों के आने से प्रभा जी भी आज बहुत खुश थीं। रवि इकलौता बेटा था। प्रभा जी को कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटी ना होने का मलाल पूरी जिंदगी रहा। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि जब भी बेटे की शादी हो और उनके घर में बहू आएगी तो अपनी बहू को वो बेटी की तरह ही रखेंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। इसीलिए वो बहू की हर गलती को बेटी समझकर माफ कर देती थी कि अगर इस जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके साथ ऐसा ही करती, ऐसा ही व्यवहार करती? कभी नहीं करती। इसीलिए वो खुद का आकलन करके बहू के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन बहू ने उन्हें कभी अपना नहीं माना था। वो तो बस अपनी सास में कमियां निकालती रहती और उन्हें सुनाने का मौका ढूंढती रहती। और फिर जैसा कि बहू कहकर गई थी, बहू के कहे अनुसार प्रभा जी रसोई में सारी सब्जियों को फटाफट से काटने लगी। आटा लगाकर रख दिया, पूरी स्लैब साफ करके रख दी कि बहू आएगी तो सब्जियां बना लेगी। जब तक बहू नहाने गई थी, पोता भी उठ गया। प्रभा जी ने पोते को ब्रश करा के उसको नाश्ता करा दिया, उसको तैयार करके दादाजी के साथ घूमने के लिए भेज दिया, ये कहकर कि आज तनय को बाहर घुमा लाओ, घर में मेहमान आने वाले हैं। बहू के मायके से बहुत सारा काम है, तनय परेशान करेगा, इसीलिए मैंने उसको खिला पिला दिया है, आप इसको घुमा लाओ, तब तक हम दोनों मिलकर घर के सारे काम समेट लेंगे। मनोहर जी खुशी खुशी पोते को लेकर पार्क की तरफ निकल गए। प्रभा जी और मनोहर जी का बेटा अपने माता पिता के साथ पैतृक घर में रहता था। मनोहर जी का मसाले का बहुत बड़ा बिजनेस था। बिजनेस को संभालने के लिए
वो अपने पिता के साथ हाथ बटाने लगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। अगर वो अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाएगा तो कुछ समय के बाद उसके पिता का बिजनेस ठप हो जाएगा। कौन उसे संभालेगा? इसीलिए वो पिता के बिजनेस को संभालता है। उसमें बहुत ज्यादा इनकम भी थी। कभी कभार दुकान पर मनोहर जी भी चले जाया करते थे, लेकिन 2 साल से पूरा बिजनेस बेटे ने संभाला हुआ था। दोपहर तक बहू के मायके वाले आ गए। आंचल के भाई भाभी बहुत सारे उपहार और मिठाइयां लाए थे, जिसमें आंचल की माँ ने देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे थे। आंचल ने लड्डुओं का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में रख दिया। सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद आंचल भाई भाभी को अपने कमरे में लेकर गई और उधर ही बैठकर बातें करने लगी। इधर पूरे दिन से प्रभा जी रसोई में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर में और पैरों में दर्द होने लगा था। वो अपने कमरे में आकर आराम करने लगी। शाम के समय आंचल सास के कमरे में आई। माँ जी, चाय का समय हो गया है, अभी तक चाय नहीं बनाई है। चाय बना दीजिए, आपके हाथ की अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और आपको तो पता है कि मायके से सभी लोग आए हुए हैं, तो काम करने में मन कहाँ लगता है। ये लगता है कि सबसे बैठकर बातें ही करते रहो। बातें बनाते हुए उसने अपनी सास से कहा। प्रभा जी बहू की बातें सुनकर घुटनों पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठ गईं और कहा, ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए चाय बना देती हूँ। चाय बनाने के बाद प्रभा जी सभी को चाय दे देती हैं। बहू के कमरे में मायके से आए हुए देसी घी के लड्डू रखे थे। प्रभा जी ने डिब्बे से 2 लड्डू ले लिए। थोड़ी देर बाद आंचल ने देखा कि मिठाई का डिब्बा खुला हुआ है, उसमें लड्डू कम हैं। आंचल सास को आवाज देती हुई कहती है, माँ जी जरा इधर आओ, कुछ पूछना है। प्रभा जी हाथ में लड्डू लेकर कमरे में पहुंची ही थी कि बहू की आवाज सुनकर वापस बहू के कमरे में आ गई। अपनी सास के हाथ में लड्डू देखकर आंचल लड्डू सास के हाथ से छीनकर वापस डब्बे में रख देती है और कहती है, माँ जी मेरी माँ ने मेवे और गोंद के लड्डू मेरे लिए बनाकर भेजे हैं, आपने क्यों ले लिए? ये आपके लिए नहीं है। मैंने माँ को कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, इसीलिए माँ ने मुझे बादाम और सौंठ के लड्डू बनाकर भेजे हैं। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर प्रभा जी हैरान रह गई। कमरे में उसके भाई भाभी और बहनें भी बैठी थीं। वो भी प्रभा जी को चोर की नजर से देख रही थी। प्रभा जी बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई चोर हो। बहू ने प्रभा जी के हाथ से लड्डू छीन तो लिए, लेकिन इतना अपमान प्रभा जी के लिए असहनीय था। वो तो बहू का मुंह ताकती रह गई। आंखों से आंसू छलक पड़े कि 2 लड्डुओं के लिए बहू ने उन्हें सबके सामने इतना सुना दिया। ऐसा भी कहीं होता है? वो तो अपनी बहू के लिए क्या नहीं करती हैं। आज सुबह से ही अपनी बहू के मायके वालों के लिए रसोई में लगी हुई थी। काम करते करते मेरी कमर दुब गई, ये तो बहू को दिखाई नहीं देता है। रसोई में खड़ी प्रभा जी के आंसू कम नहीं हो रहे थे। उनसे ये सहन नहीं हो रहा था कि कितने अपमान के साथ उनकी बहू ने उनके हाथ से लड्डू छीन लिए। वो अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू देखकर मनोहर जी बोले, क्या हुआ भगवान, बहू तुम्हें क्यों बुला रही थी? कोई काम था क्या उसे? जब प्रभा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मनोहर जी अपनी पत्नी के पास आए और आंखों में आंसू देखकर पूछा, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? अपने पति के द्वारा बार बार पूछने पर प्रभा जी बोली, बहू मेरा अपमान करती रहती है। सुबह बिस्किट का पैकेट ले लिया तो उसने मुझे कितना सुना दिया, और अभी मैंने उसके मायके से आए 2 लड्डू ले लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। क्या मैं उसके मायके से आई कोई चीज अपने हाथ से लेकर नहीं खा सकती हूँ? लड्डू ही तो थे, ऐसा क्या था जो बहू ने सबके सामने मेरे हाथों से छीन लिए? इतना कहकर प्रभा जी पफक कर रो पड़ी। उनके पति को भी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जिस घर को प्रभा जी ने इतने मन से बनवाया था और इतने दिनों तक उन्होंने रसोई में काम किया था, लेकिन आज उन्हें अपने ही रसोई में बहू से पूछकर चीजें लेनी पड़ती हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। माना कि बहू रसोई संभालती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सास को रसोई से बाहर निकाल देगी या कोई चीज सामान खाने नहीं देगी। हम तो अपनी किसी भी चीज के लिए बहू को मना नहीं करते हैं, लेकिन बहू छोटी मोटी चीजों के लिए कितना रोक टोक और टोका टाकी करती है। ये बात तो मैं भी कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही बेटे बहू से बात करूंगा। अभी बहू के मायके वाले हैं, अभी बात करना सही नहीं रहेगा। जब वो लोग चले जाएंगे तब मैं मौका देखकर बेटे बहू से बात कर लूंगा, और अब तुम्हें कोई छोटी मोटी चीजों पर रोक टोक नहीं लग करेगा।
फिर माहौल को हल्का बनाने के लिए मनोहर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें खुश रखने के 7 वचन दिए हैं, तो बुढ़ापे के इस मोड़ पर मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ? आखिर तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी पेंशन मिलती है, तो क्या मेरी पत्नी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होगी या बहू की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी खाने पीने की चीजों के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर बहू को ये चीज समझ में नहीं आती है तो उसे समझनी पड़ेगी कि घर में अपना पराया ना किया करे। तुम तो उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करती हो। जो भी होता है वो सब कुछ रसोई में खुला छोड़ देती हो। जिसको जितना खाना है खा ले, अपनी चीजों पर कोई अधिकार नहीं जताती हो। अरे खाने पीने की चीजें ही तो है, उस पर बहू को इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? अपने पति के समझाने पर प्रभाजी शांत हो जाती हैं। तभी उनकी बहू आंचल अपने सास ससुर के कमरे में आई और कहती है, माँ जी आज मेरे भाई भाभी इधर ही रुकेंगे। दरअसल बहुत दिनों बाद आए हैं तो बातें पूरी नहीं हुई हैं। उनके खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आ जाओ और रसोई में खाने की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं और भाभी भी बाद में आकर आपकी सहायता करा देंगे। आप पहले सब्जियां काटना शुरू कर दो। मनोहर जी बहू से कहते हैं, बहू जब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू नहीं खा सकती है तो तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना क्यों बनाए? वो तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ, तुम ही उनकी सेवा करो। मेरी पत्नी तुम्हारे मायके वालों के लिए कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बूढ़ी सास के हाथ से 2 लड्डू छीनते हुए? जब तुम्हारे मायके से आए हुए लड्डू तुम्हारे हैं तो तुम्हारे मायके से आए भाई भाभी के काम भी तुम्हारे हैं। उन कामों को तुम ही करो, खाना भी तुम ही बनाओ। प्रभा खाना नहीं बनाएगी, वो काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाएगी। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंचल दरवाजे पर खड़ी खड़ी दंग रह गई। उसे तो लग रहा था कि वो रसोई में सास को धमकाती रहेगी और ससुर जी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन आज सास ने ससुर जी को शिकायत लगा दी। आज प्रभा जी भी अपनी बहू को देखकर चुप नहीं रही। बोली, बहू मैं अब रसोई में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूंगी। अपने भाई भाभी और बहनों के लिए खाना तुम खुद ही बनाओ। वैसे भी सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया है। कमर दर्द की बात सुनते ही मनोहर जी कहते हैं, प्रभा तुम्हारी कमर में जब भी दर्द होता था तुम हमेशा अपने लिए गोंद और सौंठ के लड्डू बनाती थी। ऐसा करो, मैं अभी बाजार जाकर के घी और मेवा लेकर आता हूँ। तुम कल ही अपने लिए लड्डू बना लेना, पूरी सर्दियां चलेंगे। नाश्ता बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बिस्किट के पैकेट से हमारा नाश्ता नहीं होता है। हमें तो लड्डू और दूध चाहिए। हमने हमेशा से ही दूध और लड्डू का नाश्ता किया है। बहू इस भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम ही लड्डू खाना जानती हो। हमने पूरी जिंदगी लड्डू का ही नाश्ता किया है। अपने ससुर जी की बात सुनकर आंचल दंग रह गई। बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। जब प्रभा जी ने खाना बनाने से मना कर दिया तो आज अकेले ही उसको सारा खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे हो गए। उसकी बहनों ने और भाभियों ने थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो आंचल की ही थी। उसे ही सारा काम करना पड़ा। काम करते करते रात के 12 बज गए, तब जाकर सो पाई। इतना सारा काम आंचल ने ससुराल में कभी अकेले नहीं किया था। आज उसे अपनी सास की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी कि सच में उसकी सास रसोई में हाथ बटाती है तो काम कितनी जल्दी निपट जाता है, लेकिन आज जब उसकी सास रसोई में नहीं आई तो उसी काम को करने में उसे कितना समय लग गया। सब्जियां काटने छीलने में ही 1 घंटा निकल गया। आज आंचल को अपनी सास की अहमियत पता चल रही थी। दूसरे दिन मनोहर जी सुबह सुबह ही घी और मेवा लाकर रख देते हैं। शाम तक प्रभा जी इतनी स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं जिसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले को महका रही थी। वैसे भी प्रभा जी को लड्डू बनाने का बहुत शौक था और वो बनाती भी बहुत स्वादिष्ट थी। लड्डू बना के वो रसोई की स्लैब पर रख देती हैं। एक तरफ बहू के डब्बे में थोड़े से उसके मायके के लड्डू पड़े थे और दूसरी तरफ एक बड़ा सा डब्बा भर के उसकी सासू माँ के लड्डू रखे थे। सास के हाथ के बने हुए लड्डू देखकर आंचल दंग रह गई, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलती थी और उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से ही सारे लड्डू बनवाए थे। आंचल की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो सासू माँ के बने हुए लड्डुओं को उठा ले, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ उसने किया था उसे लग रहा था कहीं उसकी सासू माँ भी उसे लड्डू खाने से मना न कर दे।
रात में इतना सारा काम अकेले करने की वजह से आंचल की कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि आंचल ने इतना काम कभी नहीं किया था। अगर घर में कोई 4 रिश्तेदार भी आ जाते थे तो प्रभा जी हमेशा अपनी बहू का काम में हाथ बटा लेती थी, जिससे आंचल को कभी इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कल उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया था, उसकी वजह से प्रभा जी ने बहू के साथ रात को कोई काम नहीं कराया। आंचल की कमर में इतना तेज दर्द था कि वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नहाने के लिए गई, लेकिन बाथरूम में फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी कमर में और तेज दर्द होने लगा। प्रभा जी बेटे को फोन करती हैं, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अस्पताल में डॉक्टर आंचल का अच्छी तरह से चेकअप करके कहता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, हफ्ते भर तक इनको खाइए, आराम मिल जाएगा। बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से प्रभा जी चिंतित हो गईं। वो बहू के कमरे में गईं और कहती हैं, बेटा तुम अपना ख्याल अच्छे से कर रखो, काम की कोई चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूंगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अपने हाथ में वो एक प्लेट लिए हुए थी, जिसमें अपने हाथ के बने हुए देसी घी और सौंठ के लड्डू रखे थे। बहू को लड्डू खिलाते हुए वो बोली, बहू तुम इन लड्डुओं को खाओ, मैंने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं, इनमें बहुत सारी गोंद डाली है जो तुम्हारी कमर दर्द में आराम करेगी। गोंद खाने से कमर दर्द नहीं होता है, तुम पूरे महीने भर तक इन लड्डुओं को खाओ, बहुत आराम मिलेगा। जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए और लड्डू बना दूंगी। बहू के सर पर हाथ फेरती हुई प्रभा जी कहती हैं। अपनी सासू माँ के प्यार भरे स्पर्श को पाकर आंचल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, माँ जी मैंने आपसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मुझे जरूरत पड़ी तो भाग भाग कर सारे काम कर रही हैं, मुझे बनाकर खिला रही हैं। यहाँ तक कि मैंने आपके हाथों से अपने मायके से आए लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन आपने अपने सारे लड्डू मेरे लिए रख दिए, मुझे माफ कर दो। सासू माँ के निस्वार्थ प्रेम को देखकर आंचल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। माँ जी मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है कि मैं कितनी छोटी सोच वाली हूँ और आपका दिल कितना बड़ा है। माँ जी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तो एक बिस्किट के पैकेट पर भी आप पर गुस्सा किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब मैं आपसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगी। ये घर जितना मेरा है उससे ज्यादा आपका है। आप इस घर में सबसे पहले आई हैं, तो आपका भी हक इस घर पर सबसे ज्यादा है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। प्रभा जी बहू से कहती हैं, बेटा तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुम्हें ही मुझे अपना समझने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। और दोनों सास बहू के इस मिलन को देखकर मनोहर जी भी खुश हो गए। तो दोस्तों शादी के बाद घर गृहस्थी को चलाने में जितना पति पत्नी का योगदान होता है, घर को खुशहाल बनाने में उतना ही योगदान सास बहू का भी होता है। अगर सास बहू में खूब बनती है तो घर का माहौल भी हमेशा खुशनुमा रहता है। लेकिन ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से कोशिश होती रहेगी तो माहौल कभी नहीं सुधरेगा। सास को भी समझना चाहिए और बहू को भी अपनी सास को समझना चाहिए। सास बहू की जोड़ी ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर रूठना मनाना और खट्टी मीठी नोक झोंक पूरी जिंदगी चलती रहती है। रिश्तों को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।